नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है देवेंद्र सर ऑफिशियल में। आज से हम आपको हर संडे एक संडे स्पेशल वीडियो लेकर आएंगे जस्ट इसी समय पर रात को 12 बजे, जिसमें कि आपके पूरे एक सप्ताह के करंट अफेयर का संग्रह होगा, वो भी सिर्फ 20 मिनट में, ताकि आप जो क्वालिटी करंट अफेयर्स हैं जिनसे बिल्कुल प्रश्न बनने ही चाहिए मेरे हिसाब से, उनको आप अच्छे से अध्ययन कर सकें और आपका ज़्यादा समय भी वेस्ट ना हो। क्योंकि क्या होता है, अगर बड़ा वीडियो बन जाता है तो सभी लोगों के पास समय नहीं होता है, खास तौर से जो व्यक्ति जॉब करते हैं मेरे जैसे, है ना। तो आप क्या करिए, सिर्फ एक हफ्ते का करंट अफेयर 20 मिनट में देखने की कोशिश करिए। संडे स्पेशल हम हर संडे को लेकर आएंगे। चलिए हम शुरुआत करते हैं अपना संडे स्पेशल बेस्ट करंट अफेयर सिर्फ 20 मिनट में। हमारा पहला प्रश्न है कि कोविड-19 महामारी को आधिकारिक रूप से रोकने वाला यूरोप का पहला राष्ट्र कौन बना था। तो मैं आपको बता चुका हूं कि स्लोवेनिया पहला राष्ट्र बना है जहां से यूरोप का जहां से कोरोना बिल्कुल पूरी तरह से क्या हो चुका है, जितने मरीज थे वो ठीक हो चुके हैं। स्लोवेनिया की राजधानी आप सामने देख रहे हैं, इसकी मुद्रा यूरो है और प्रधानमंत्री हैं जनेजा जनाजा। ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट हमारे पास प्रश्न है कि डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म पर बचत खाता खोलने वाले ग्राहकों के लिए वीडियो केवाईसी की सुविधा प्रदान करने वाला भारत का पहला बैंक कौन सा बन गया है। तो ऐसा वीडियो केवाईसी के माध्यम से ग्राहक का नया खाता कस्टमर का खोलने वाला भारत देश का पहला बैंक बना है कोटक महिंद्रा बैंक। इसमें दस्तावेजों का सत्यापन और हस्ताक्षर बिना किसी संपर्क के बैंक के प्रतिनिधि के द्वारा या आपको एक वीडियो कॉल करी जाएगी और आप उससे क्या कर सकते हैं, अपना नो यूर कस्टमर प्रदान कर सकते हैं। कोटक महिंद्रा बैंक की स्थापना 2003 में हुई थी। मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। उदय कोटक इसके प्रमुख हैं और टैगलाइन है, बैंकिंग वाले बच्चे लिख लें, लेट्स मेक मनी सिंपल, कोटक महिंद्रा बैंक। अगला प्रश्न है हमारे पास, कर्नाटक के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन साइबर सिक्योरिटी के द्वारा सुरक्षित डिजिटल दुनिया प्रदान करने के प्रयास में किस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है। तो हैक नामक एक ब्रांडेड त्वरक कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत कर्नाटक सरकार के द्वारा की गई है। कर्नाटक सरकार का पहला साइबर सिक्योरिटी से संबंधित क्या है, एक प्रोग्राम है। आपको पता है कर्नाटक भारत देश के लिए आईटी इंडस्ट्री में बहुत महत्वपूर्ण राज्य है, क्योंकि कर्नाटक में ही है भारत देश की सिलिकॉन वैली, जिसे क्या कहते हैं हम बेंगलोर के नाम से जानते हैं। भारत देश की अधिकतर आईटी कंपनी का जो मुख्यालय है वो बेंगलोर में है, इसीलिए हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है कर्नाटक का यह हैक नामक ब्रांडेड प्रोग्राम। कर्नाटका में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, बीएस येदियुरप्पा यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और वजुभाई वाला यहाँ के राज्यपाल है। कर्नाटक को आप मैप में देख सकते हैं। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस आईआईटी के अनुसंधानकर्ताओं ने यह दावा किया है कि उनके अनुसंधान में अल्जाइमर की बीमारी टालने का एक तरीका मिल गया है। तो आईआईटी गुवाहाटी ने ऐसा प्रयास किया है और बताया है कि हम अल्जाइमर की बीमारी को ठीक कर सकते हैं। ठीक है भाई, आईआईटी गुवाहाटी, तो याद रखिएगा, बहुत महत्वपूर्ण है। अल्जाइमर आप जानते हैं, अल्जाइमर मतलब भूलने की बीमारी, अधिकतर वृद्ध लोगों में हो जाती है। व्यक्ति क्या करता है, कुछ देर में चीजें भूलने लगता है। ठीक है, तो हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों की संख्या अब भारत देश में कितनी हो गई है। मैं आपको बता चुका हूं अपने करंट अफेयर्स की सीरीज में कि आयुष्मान भारत योजना भारत देश की एक फ्लैगशिप योजना है। एक सारे लोगों को क्या है, एक हेल्थ कार्ड देने की बात की है, आप जानते हैं। तो 1 करोड़ लाभार्थी इस आयुष्मान भारत योजना के हो गए। इसमें होता क्या है, इसमें कम आय वाले और गरीब परिवारों को सालाना 5 लाख रुपए का मुफ्त इलाज देने की बात कही गई है। और आपको याद होगा जब फ्री टेस्ट की और जांच की बात की गई थी तो पहले सुप्रीम कोर्ट ने यह आदेश दिया था कि सभी लोगों को कवर किया जाए, लेकिन भारत सरकार के आग्रह पर यह किया गया कि आयुष्मान भारत के लाभार्थियों को मुफ्त में कोरोना जांच और कोरोना परीक्षण सब कुछ दिया गया भारत सरकार के द्वारा। और मैं यह भी आपको बता चुका हूं कि इस योजना में लाभार्थियों की उम्र को लेकर भी कोई भी प्रकार की किसी भी प्रकार की पाबंदी नहीं है। तो याद रखिएगा, आपसे आयुष्मान भारत योजना पूछी जा सकती है। ठीक है भाई, मैं आपके सामने स्लाइड है, आप चाहें तो उसमें सब कुछ देख सकते हैं। ठीक है, चलिए हम बढ़ते हैं आगे देखिए हमारे पास है कि कोविड-19 लॉकडाउन के बाद विश्व में दोबारा शुरू होने वाली प्रमुख खेल स्पर्धा कौन सी है। मैं फिर से बोल दे रहा हूं, दुनिया की ऐसी पहली खेल प्रतिस्पर्धा जो आफ्टर लॉकडाउन के बाद क्या हुई है, स्टार्ट हुई है। तो एक फुटबॉल लीग है जिसका नाम है बुंदेस
लीगा। तो बुंदेश लीगा का क्या हुआ है, लॉकडाउन के बाद क्या किया गया भाई, आयोजन किया गया है, बिना दर्शकों के देखा गया था। देखिए स्टेडियम में 80,000 की क्षमता थी, उसके बावजूद यह बिना दर्शकों के देखा गया था ताकि कोई कोरोना संक्रमित ना हो जाए। बुंदेसलीगा का अर्थ होता है फेडरल लीग यानी कि संघीय लीग। मैच के दौरान जो अतिरिक्त खिलाड़ी जो बेंच पर बैठे रहते थे उनमें भी प्रॉपर दूरी बनाकर रखी गई थी। बुंदेसलीगा एक जर्मनी की फुटबॉल टीम है, यह भी आपसे पूछा जा सकता है, और इसकी शुरुआत 1963 में की गई थी। यह था हमारा पहला खेल आफ्टर लॉकडाउन। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि चरण पादुका अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया। स्पष्ट आपसे ये प्रश्न बनना चाहिए मेरे हिसाब से, नाम अच्छा है इसका कि चरण पादुका अभियान किस राज्य के द्वारा चलाया गया है। तो यह आपके मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा चलाया गया है। मध्य प्रदेश राज्य के द्वारा राज्य में तो पैदल चलकर प्रवासी मजदूर आ रहे थे, जो नंगे पैर आ रहे थे। काफ़ी भयावह तस्वीरें सामने आ रही थी, आपने देखा था, लोगों के पैर फट रहे थे, छाले आ रहे थे, खून निकल रहा था, फिर भी लोग चल रहे थे। जस्ट आज ही मुझे भी एक वीडियो आया कि सड़क पर किनारे जानवर मर जाते हैं, बड़ी गाड़ियों से दब जाया करते हैं। एक मजदूर बेचारा इतना भूखा था कि वो उसी मरे हुए जानवर का मीट खा रहा था, है ना, जैसे कि आदिवासी समय पर खाया करते थे, है ना। एक समय पर जब हम इतिहास में जब हम देखते हैं, हमारा स्टोन एज देखते हैं, तो देखिए कैसी स्थिति आ गई है। तो इस स्थिति को देखते हुए कम से कम मध्य प्रदेश की सरकार ने नंगे पांव जो मजदूर जा रहे थे उनको जूते चप्पल देने का प्रयास किया था। मुख्यमंत्री हैं शिवराज सिंह चौहान भारतीय जनता पार्टी के, और राज्यपाल है लालजी टंडन। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि किस लैंडिंग क्राफ्ट यूटिलिटी शिप का पोर्ट ब्लेयर में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया है। तो INLCU L57 का भारतीय नौसेना में पोर्ट ब्लेयर में क्या किया गया है, कमीशन किया गया है। इस युद्धपोत का निर्माण गार्डर रिच शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियरिंग लिमिटेड के द्वारा किया गया था, और यह LCU मार्क 4 श्रेणी का 7वां युद्धपोत है। इसका कार्य क्या है इस युद्धपोत का, इसका मुख्य कार्य यह है कि ट्रांसपोर्टेशन करना, मुख्य युद्धक टैंकों की तैनाती करना, सशस्त्र वाहन, सेना, जहाज से बेस उपकरण लाना ले जाना, कुल मिलाकर ट्रांसपोर्टेशन से संबंधित यह है क्या है, एक जहाज है। आपको पता होना चाहिए कि LCU मार्क 4 श्रेणी का पहला युद्धपोत INLCU L51 को मार्च 2017 में भारतीय नौसेना में कमीशन किया गया था। भारतीय नौसेना नेवी के जो प्रमुख हैं वह एडमिरल करमवीर सिंह, याद रखिएगा भाई, ठीक। और फर्स्ट CDS कौन है हमारे, जनरल विपिन रावत। 4 स्टार अधिकारी हैं, 5 स्टार अधिकारी नहीं है, याद रखिएगा। हमारे पास देखिए फोटो भी आप देख सकते हैं, बहुत खूबसूरत है। ये वही जहाज के ऊपर सारा का सारा क्रू मेंबर है खड़ा हुआ है, ठीक है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि वुहान डायरी डिस्पैचेस फ्रॉम अ क्वारंटाइन सिटी किसके द्वारा लिखी गई है पुस्तक है। तो एक चीनी साहित्यकार हैं फांग, उनके द्वारा यह पुस्तक लिखी गई है वुहान डायरी। यह पुस्तक ऑनलाइन डायरी एंट्रीज और सोशल मीडिया पोस्ट का एक संकलन किया गया है, जो कोविड-19 के दौरान 60 दिनों का जो लॉकडाउन चाइना में लगा था उस दौरान लिखी गई थी, और इसका जो पब्लिकेशन है वो हार्पर नॉन फ्रिक्शन के द्वारा किया गया है। तो याद रखिएगा भाई, वुहान डायरी फांग, ठीक है, बहुत महत्वपूर्ण है यह, याद रखिएगा, क्वेश्चन बनने की संभावना है क्योंकि कोविड से संबंधित बुक है ना। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है हमारा, वह प्रधानमंत्री जिसने रिकॉर्ड 5वीं बार, है ना, रिकॉर्ड 5वीं बार कहां पर प्रधानमंत्री के तौर में जीत प्राप्त करी है, तो यह किस देश के प्रधानमंत्री हैं। तो भाई इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने रिकॉर्ड 5वीं बार जीत हासिल करी है। हालांकि उनकी सरकार को स्पष्ट बहुमत प्राप्त नहीं हुआ था, इसीलिए क्या किया गया भाई, इसीलिए नेतन्याहू ने एक दूसरे पार्टी के व्यक्ति हैं बेनी गैंट्स, इनके साथ क्या किया है, समझौता किया है। इस समझौते के तहत नेतन्याहू आने वाले 18 महीनों के लिए प्रधानमंत्री बने रहेंगे, इट मीन्स 13 नवंबर 2021 तक, और जो बेनी गैट्स हैं वो रक्षा मंत्री बने रहेंगे। 18 महीने के बाद दोनों जन क्या करेंगे, अपने पद की अदला बदली करेंगे। जो नेतन्याहू है वो रक्षा मंत्री बन जाएंगे, जबकि गैंट्स क्या बन जाएंगे, नए प्रधानमंत्री। तो फिर से प्रश्न बनेगा, याद रखिएगा ऐसा जल्दी होता नहीं है, इसीलिए खास तौर से विदेशों में तो कम ही देखने को मिलता है, भारत देश में तो फिर भी कई बार देखने को मिला है ना। गठबंधन की सरकार में हमेशा ऐसी मांग रखी जाती है CM के लिए या प्रधानमंत्री के लिए, तो यह भी महत्वपूर्ण हो जाता है, क्या है, अदला बदली वाला सिस्टम। इजराइल, ठीक है भाई, इजराइल की राजधानी है यरूशलेम और मुद्रा है इजरायली शेकल। ये रहे हमारे बेंजामिन नेतन्याहू, रिकॉर्ड बना रहे हैं 5वीं बार, है ना। चलिए हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास कि जम्मू और कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक मैनेजिंग डायरेक्टर
किसे नियुक्त किया गया है? तो जुबैर इकबाल को नया प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है भाई। और जो आर के छिब्बर हैं इनको बैंक का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। एक्चुअल में हुआ ये है, देखिए इनकी नियुक्ति आरबीआई के द्वारा एक बेहतर परिचालन के लिए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक के पदों को अलग अलग करने के दिशा निर्देश दिए गए। होता यह है कि एक ही व्यक्ति को अध्यक्ष भी बना दिया जाता है और एक ही व्यक्ति को प्रबंध निदेशक बना दिया जाता है। तो होता क्या है, एक ही हाथ में शक्तियों का संकेंद्रण हो जाता है ना। ऐसे में कुछ 1 नंबर 2 नंबर करने की संभावना क्या हो जाती है, ज़्यादा बन जाती है और काम का बर्डन भी बहुत ज़्यादा हो जाता है एक व्यक्ति के ऊपर। अगर अलग अलग पद रहेंगे तो काम का डिस्ट्रीब्यूशन भी अच्छे से हो जाएगा और शक्तियों का बंटवारा होने की वजह से, सेपरेशन ऑफ पावर होने की वजह से अगर कोई गलत आदमी बैंकिंग सेक्टर में घुस जाता है तो वो भी क्या है, ऐसा कुछ गलत काम नहीं कर पाएगा। अभी तक आर के छिब्बर ही एमडी भी थे और प्रेसिडेंट भी थे, अब आर के छिब्बर सिर्फ अध्यक्ष रहेंगे अगले 3 साल के लिए और जुबैर इकबाल प्रबंध निदेशक के तौर पर कार्य करेंगे। जम्मू और कश्मीर बैंक का जो मुख्यालय है वो है श्रीनगर में। आप देख सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर बैंक है ना, चिड़िया सी बनी हुई है। ठीक है भाई, चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न है कि बांग्लादेश के किस प्रख्यात साहित्यकार, शिक्षाविद और प्रोफेसर का निधन हो गया है? तो प्रोफेसर अनीसुज्जमान है ना, बहुत महत्वपूर्ण है यह। प्रोफेसर अनीसुज्जमान का निधन हो गया है। 2012 से ही ये बंगाली अकादमी जो बांग्लादेश की, उसके अध्यक्ष रहे हैं। वह एक स्वतंत्रता सेनानी भी थे जो 1971 में पाकिस्तान के विरुद्ध स्वतंत्रता संग्राम चलाया गया था बांग्लादेशियों के द्वारा, उसमें भी ये शामिल थे। भाषा के खिलाफ मुख्यतः आंदोलन चला था और एकुशी पदक से भी ये सम्मानित है। महत्वपूर्ण यह है कि 2014 में भारत सरकार ने इन्हें पद्म भूषण पुरस्कार से भी सम्मानित किया था। तो ये हैं प्रोफेसर अनीसुज्जमान। ठीक है भाई, इनका निधन हो गया है। चलिए हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है हमारे पास, गुजरात सरकार के द्वारा ब्याज सब्सिडी, ऋण स्थगन सहित 1 लाख रुपए तक की गारंटी रहित ऋण प्रदान करने के लिए किस योजना का शुभारंभ किया गया है? तो गुजरात सरकार के द्वारा आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना की शुरुआत की गई है। क्यों की गई है भाई? छोटे व्यापारियों, सड़क विक्रेताओं और जो छोटे छोटे पेशेवर्स हैं जो लॉकडाउन की वजह से बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए हैं, उनके लिए यह आत्मनिर्भर गुजरात सहाय योजना शुरुआत की गई है। इसका लक्ष्य यह है कि लगभग 3 साल की अवधि में 5,000 करोड़ रुपए का ऋण क्या कर देना है, आम जनता को बांट देना है ताकि इकोनॉमी फिर से लाइन पर आ सके और जो बिल्कुल गरीब तबका है, जो फुटकर विक्रेता हैं, उनका फिर से विकास हो सके और डिमांड और सप्लाई की चेन बनी रहे। गुजरात के मुख्यमंत्री हैं विजय आर रूपानी और राज्यपाल हैं आचार्य देवव्रत। गुजरात है ना, बहुत महत्वपूर्ण राज्य भारत देश का। अगला प्रश्न देखिए, किसे विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO के कार्यकारी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है ये। तो भारत देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन को कार्यकारी बोर्ड WHO का नियुक्त किया गया है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बहुत महत्वपूर्ण संगठन है, अभी तो हाल फिलहाल के लिए आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना 7 अप्रैल 1948 को की गई थी। मुख्यालय इसका जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। इसके जो प्रमुख हैं वो हैं टेड्रोस एडहानोम, महानिदेशक हैं। इसके जो डिप्टी है ना, उप महानिदेशक हैं, उसमें एक भारतीय हैं, वो हैं सौम्या स्वामीनाथन और एक और उप निदेशक है जिनका नाम है जेन एलिसन। तो आपसे टेड्रोस एडहानोम भी पूछे जा सकते हैं और सौम्या स्वामीनाथन भी पूछी जा सकती है। इसके अलावा 7 अप्रैल को हम मनाते हैं विश्व स्वास्थ्य दिवस। क्यों मनाते हैं? क्योंकि इसी दिन विश्व स्वास्थ्य ऑर्गेनाइजेशन की संगठन की स्थापना हुई थी इस वजह से। और 2020 विश्व स्वास्थ्य संगठन के द्वारा इंटरनेशनल ईयर्स ऑफ नर्सेस एंड मिडवाइफ घोषित किया जा चुका है फ्लोरेंस नाइटिंगेल की जयंती के 200वीं जयंती के अवसर पर। हम चलते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। WHO है ना। अगला प्रश्न है हमारे पास कि उत्तर प्रदेश के जेवर में नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को बनाने के लिए निम्न में से किस देश की कंपनी को केंद्रीय गृह मंत्रालय ने स्वीकृति प्रदान कर दी है? तो स्विट्जरलैंड की एक कंपनी है, उसे यह स्वीकृति प्रदान की गई है। यह प्रश्न महत्वपूर्ण क्यों है भाई? नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि NCR के रीजन में तीसरा क्या होगा? हवाई अड्डा होगा। NCR मतलब नेशनल कैपिटल रीजन। इसमें पहला हवाई अड्डा है एज यूजुअल दिल्ली वाला इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट। सेकंड है हमारे पास गाजियाबाद का हिंडन एयरपोर्ट और तीसरा NCR का। NCR क्या धीरे धीरे अपना एरिया बढ़ाता जा रहा है ना। तो तीसरा हमारे पास ये बन रहा है नोएडा का इंटरनेशनल एयरपोर्ट। 5,000 हेक्टेयर में फैला हुआ है, बहुत खूबसूरत बनने की उम्मीदें हैं। देखिए कब तक बनकर तैयार होता है। अगला प्रश्न है हमारे पास, भारत से सीमा विवाद के बीच किस देश के द्वारा एक नया मानचित्र स्वीकृत
किया गया है? तो यह नेपाल सरकार के द्वारा ऐसा किया गया है ना। देखिए इससे संबंधित प्रश्न बनते हैं, अंतरराष्ट्रीय राजनीति से संबंधित है ये। इस नक्शे में तिब्बत, चीन और नेपाल से सटी हुई सीमा पर स्थित भारतीय क्षेत्र, 3 क्षेत्र हैं, याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। काला पानी, लिपू लेक और लिम्पियाधुरा को नेपाल का हिस्सा बताया गया, जबकि है ये भारतीय अधिकृत है ना, और भारत के क्या है, अभिन्न अंग है। इसके साथ ही साथ इन सीमाओं से सटे हुए राजनीतिक और प्रशासनिक व्यवस्थाओं के बारे में भी बताया गया है। दिक्कत क्या है? दिक्कत है नेपाल की सत्तारूढ़ पार्टी कम्युनिस्ट पार्टी कम्युनिस्ट अपने विचारधारा, इट मीन्स चाइना से ज़्यादा अपने आप को नज़दीक समझती है, इसीलिए जैसा चाइना कहता है वैसा करती है, इसीलिए इन्होंने ऐसा किया है। ठीक है, और यहाँ के सांसदों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के सांसदों ने काला पानी, लिम्पियाधुरा और लिपुलेक के जो नेपाल से सीमा में क्या है, दोबारा लौटाने की बात करी है। भारत देश को कह रहे हैं कि आप भारत देश को इसे लौटा दें। इसके लिए उन्होंने विशेष प्रस्ताव भी सामने रखा था। आप देख सकते हैं मैप में तीनों के तीनों जगह को बिल्कुल क्या है, सटा हुआ है नेपाल, इंडिया और भारत। ठीक है, मतलब नेपाल, चाइना और भारत से बिल्कुल बीचों बीच ये क्षेत्र पड़ता है। ठीक है भाई, चलिए नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है, भारत में आतंकवाद विरोधी दिवस कब मनाया जाता है? तो 21 मई को भारत में आतंकवादी विरोधी दिवस मनाया जाता है। भारत देश के जो 7वें प्रधानमंत्री थे राजीव गांधी, उनकी हत्या कर दी गई थी 21 मई 1991 को, इसीलिए यह मनाया जाता। तमिलनाडु में मारे गए थे लिट्टे के आतंकवादियों के द्वारा, तो एंटी टेररिज्म डे है ना। चलिए अगला प्रश्न है, अंतरराष्ट्रीय जैव विविधता दिवस हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे 22 मई को मनाया जाता है। इसकी इस साल की थीम थी आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। याद रखिएगा, थीम भी पूछी जाती है, आवर सॉल्यूशंस आर इन नेचर। 3 दिन मैं आपको हमेशा बताता हूं, 22 मार्च को वर्ल्ड वाटर डे, 22 अप्रैल को वर्ल्ड अर्थ डे और 22 मई को होता है वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे। तो 3, 22, 22, 22 हैं, याद कर लीजिए। तीनों प्रश्न बनते हैं क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण होते हैं ये। ठीक है भाई, क्या वर्ल्ड बायोडायवर्सिटी डे सबसे पहले हमने कब मनाया था? 1993 को। ठीक है भाई, चलिए हम बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की तरफ। ठीक है, आप चाहें तो ये जो लिस्ट है वो भी आप लिख सकते हैं। चलिए मैं बता ही देता हूं आपको। 1 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड महाराष्ट्र डे। ठीक है, 3 तारीख को हमने मनाया था वर्ल्ड लाफ्टर डे, 1 संडे ऑफ मई को। 3 तारीख को ही हमने मनाया था प्रेस फ्रीडम इंडेक्स डे है ना, या प्रेस फ्रीडम डे। इसमें भारत देश का स्थान है इस साल का 142, 2 स्थान हम सरक गए हैं है ना। इसके अलावा 4 मई को हमने मनाया था कोल माइंस डे। 4 मई को ही हमने मनाया था इंटरनेशनल फायर फाइटर्स डे। आपको याद होगा कि इस साल क्या है, अमेजन में आग लगी थी, ऑस्ट्रेलिया में 6 महीने से ज़्यादा तक आग लगी रही है ना, बहुत भयावह स्थिति थी। यहाँ तक कि सैटेलाइट से तक स्पष्ट देखा जा रहा था कहाँ की, ऑस्ट्रेलिया की आग को। सोचिए इतनी बड़ी आग लगी थी है ना। नेक्स्ट है हमारे पास कि 5 मई वर्ल्ड अस्थमा डे। ये हम कब मनाते हैं? 1 ट्यूसडे ऑफ मई को। इसके अलावा था हमारे पास 7 मई को वर्ल्ड एथलेटिक्स डे। इसके अलावा था 7 मई को ही थी रविन्द्रनाथ टैगोर की जयंती, और इसी के उपलक्ष्य पर इजराइल में तेल अवीव में एक रोड का नाम रखा गया है टैगोर स्ट्रीट। ठीक है भाई, इसके अलावा 8 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड रेड क्रॉस डे। रेड क्रॉस 3 बार नोबेल पुरस्कार जीत चुका है। इसके अलावा 8 मई को हमने मनाया था वर्ल्ड थैलेसीमिया डे। 10 तारीख को हमने मनाया था मदर्स डे। 11 को हमने मनाया था नेशनल टेक्नोलॉजी डे है ना, हमारे जो हमने पोखरण का परीक्षण किया था उससे संबंधित डेट है। 12 तारीख को हमने मनाया था नर्सेज डे। 15 को हमने बनाया था इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिली। 17 को हमने बनाया था टेलीकम्युनिकेशन डे। 17 को ही हमने बनाया था कौन सा, हाइपरटेंशन डे। और 18 को हमने बनाया था वर्ल्ड एड्स डे। 18 को हमने बनाया था इंटरनेशनल म्यूजियम डे। 18 को ही हमने बनाया था आर्म फोर्सेस डे। और 21 वाला आपने अभी भी देख लिया, नेशनल एंटी टेररिज्म डे। अगला प्रश्न है हमारे पास कि वर्ल्ड बैंक ने अपना नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री किसे नियुक्त किया है? तो कार्मेन रेनहॉट को, बहुत प्रसिद्ध व्यक्तित्व है, ये महिला हैं, इनको नया उपाध्यक्ष और मुख्य अर्थशास्त्री बन। देखिए आप बहुत सारे पुरस्कार भी ये जीत चुकी हैं, आप चाहें तो इसे पढ़ लीजिए, कार्मेन रेनहॉट। ठीक है, वर्ल्ड बैंक ग्रुप से संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास कि नाबार्ड का अध्यक्ष किसे बनाया गया है? तो गोविंदा राजुलू चिंटला को नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट का अध्यक्ष बनाया गया है। इसके उप प्रबंधक हैं साजी केवी। 1982 को इसकी स्थापना की गई थी, मुंबई में इसका हेडक्वार्टर है। इस नाबार्ड का फुल फॉर्म भी पूछने के लिए आ जाता है, तो प्लीज इसे याद रखिएगा, गोविंदा राजुलू चिंटला। ठीक है भाई, नाबार्ड। अगला प्रश्न है हमारे पास कि एनटीपीसी ने और ओएनजीसी ने एक संयुक्त उद्यम पर हस्ताक्षर किए हैं, किस लिए किए हैं? तो यह है रिन्यूएबल एनर्जी, नवीनीकरणीय ऊर्जा व्यवसाय के लिए ऐसा
किया गया है। ओएनजीसी का ये टारगेट है कि 2040 तक 10 गीगावाट अक्षय ऊर्जा का उत्पादन कर दिया जाए। एनटीपीसी के प्रमुख हैं गुरदीप सिंह और ओएनजीसी के प्रमुख हैं शशि शंकर। अगले प्रश्न की तरफ देखिए भाई, अगला प्रश्न है हमारे पास रेपो रेट। रेपो रेट में कितने आधार अंकों की कटौती कर दी गई? तो 40 बेसिस अंकों की कटौती कर दी गई है रेपो रेट में। अब यह हो गई है 4%। रिवर्स रेपो रेट हो गई है 3.35% और एमएसएफ हो गई है 4.25%। आप चाहें तो इसको यहाँ से पढ़ सकते हैं। ठीक है भाई, 6 सदस्यीय मौद्रिक नीति समिति होती है जो इसका निर्धारण करती है। ठीक है भाई, इस 6 सदस्य में सबसे प्रमुख होते हैं, जिसके अध्यक्ष होते हैं शक्तिकांत दास, है ना। 6 पूरे आपको नाम दिख रहे हैं, आप चाहें तो लिख सकते हैं। आरबीआई के 25वें गवर्नर है हाल फिलहाल के शक्तिकांत दास, जो कि आईएएस थे पूर्व। इसका मुख्यालय मुंबई में है। स्थापना इसकी हुई थी 1935 में। इस तरह से देख सकते हैं आप, है ना। इस तरह से हमारे संडे स्पेशल, है ना, सिर्फ 20 मिनट में एक हफ्ते के करंट अफेयर्स खत्म होते हैं। अगर आपको पसंद है तो प्लीज़ लाइक करें,